27 अक्टूबर 2013, पटना, गांधी मैदान। सुबह का वक्त था, लेकिन उस सुबह में कुछ अजीब था। हवा चल रही थी पर माहौल स्थिर था। भीड़ जमा हो रही थी, लेकिन शोर के बीच भी एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। लाखों लोग हर दिशा से आते हुए, झंडे, नारे, उम्मीदें, और इस भीड़ का केंद्र नरेंद्र मोदी। लेकिन उसी भीड़ के नीचे, उसी जमीन के अंदर कुछ और भी दबा हुआ था, कुछ ऐसा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मौत, और फिर एक आवाज, धमाका। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पहला धमाका पटना रेलवे स्टेशन के पास हुआ। लोगों ने सोचा कुछ फटा है, शायद ट्रांसफॉर्मर या पटाखा। कोई नहीं समझ पाया कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, एक संकेत। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका, इस बार गांधी मैदान के करीब। अब लोगों की नजरें उठी। तीसरा, फिर चौथा, और अब हर धमाका एक सवाल बन चुका था। यह हो क्या रहा है? भीड़ हिलने लगी, लोग इधर उधर देखने लगे। कहीं से धुआं उठ रहा था, कहीं से चीख। किसी ने कहा बम है। और बस यही वह पल था जिसका इंतजार किया गया था, क्योंकि यह हमला सिर्फ धमाकों के लिए नहीं था, यह हमला डर के लिए था। एक ऐसा डर जो लाखों लोगों को एक साथ भगाए, जो एक शांत भीड़ को एक बेकाबू भगदड़ में बदल दे। और वही भगदड़ असल हथियार। सोचो, अगर लाखों लोग एक साथ भागते, अगर रास्ते बंद हो जाते, अगर लोग एक दूसरे पर गिरते, तो क्या होता? यही प्लान था। ये सिर्फ बम नहीं थे, ये एक स्क्रिप्ट। पहले छोटे धमाके, फिर डर, फिर भगदड़, फिर मौत। और उस अराजकता के बीच एक खास लक्ष्य। निशाना सिर्फ भीड़ नहीं थी, निशाना था नरेंद्र मोदी। लेकिन ये कहानी यहाँ से बदलती है, क्योंकि जो आगे हुआ वह इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा झटका था। मंच की तरफ हलचल हुई, सुरक्षा अलर्ट हो चुकी थी, चारों तरफ अफरा तफरी। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी मंच तक पहुंचा। वह रुका नहीं, वो मुड़ा नहीं, वो भागा नहीं। मंच पर खड़े होकर उसने भीड़ को देखा, डरी हुई, भटकी हुई, अनिश्चित। और फिर उसने कहा, शांत रहिए, बस यहीं। पूरा खेल हिल गया, क्योंकि आतंकियों ने जो सोचा था वह नहीं हुआ। भीड़ पूरी तरह नहीं टूटी, लोग भागे पर बिखरे नहीं। कुछ रुके, कुछ ने दूसरों को संभाला, और मंच से लगातार एक ही संदेश आया, घबराइए मत। और यही वह पल था जब यह हमला पहली बार लड़खड़ाया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, इतनी बड़ी साजिश बनी कैसे? किसने बनाई? और सबसे जरूरी, इतनी तैयारी के बावजूद ये पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुई? इसका जवाब हमें उस दिन से कई हफ्ते पहले ले जाता है। धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे कोई अंधेरे में अपने शिकार के चारों तरफ जाल बुन रहा हो। यह हमला अचानक नहीं था, यह प्लान किया गया था बहुत पहले से। कुछ लोग जो भीड़ में आम लोगों की तरह घुल मिल सकते थे, कुछ जगह जहां कोई शक नहीं करेगा, टॉयलेट, मैदान के कोने, एंट्री पॉइंट्स, हर जगह एक एक करके IEDs लगाए गए, छोटे लेकिन रणनीतिक। और इस पूरे नेटवर्क के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं था, कई नाम थे। इंडियन मुजाहिदीन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उनसे जुड़े कई लोग जो सीधे सामने नहीं थे, लेकिन हर कदम पर शामिल थे। उनका मकसद क्या था? सिर्फ मारना नहीं, वे एक दृश्य चाहते थे, टीवी पर दिखने वाला, देश को हिला देने वाला। वे चाहते थे कि सियाने क्या बिस खिली कि जहां मोदी जाए वहां खून बहे। एक मैसेज, एक डर, एक साइकोलॉजिकल हमला। लेकिन उसी समय कुछ और भी चल रहा था। खामोशी में नजरें, सिस्टम, और एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो हर खतरे को पूरी तरह रोक नहीं पाया, लेकिन उसे फैलने से जरूर रोक रहा था। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं पर कहानी तेज होती है। एक जगह 3 लाख से ज्यादा लोग। अगर यहाँ सिर्फ एक सही जगह पर एक बड़ा धमाका होता तो क्या होता? लेकिन यहाँ एक नहीं, कई धमाके हुए, फिर भी वो नहीं हुआ जो प्लान किया गया था। क्यों? पहला कारण, बम। ये हाई टेक नहीं, ये क्रूड थे, लो इंटेंसिटी। इनका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्टर्बेंस था। कुछ बम फटे, लेकिन उतने घातक नहीं। कुछ फटे ही नहीं, कुछ का असर सीमित रहा। यानी आतंकियों ने आवाज तो पैदा की, लेकिन तबाही पूरी नहीं कर पाए। दूसरा कारण, भीड़। यह पूरी स्क्रिप्ट स्टैम्पेड पर टिकी थी, लेकिन जब धमाके हुए तब भी भीड़ पूरी तरह बेकाबू नहीं हुई। लोग भागे, लेकिन एक दिशा में नहीं। कुछ रुके, कुछ ने दूसरों को संभाला, और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व ने पैनिक को फैलने नहीं दिया। और यहीं यह हमला धीरे धीरे एक फेलियर में बदलने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल खेल अभी बाकी है। क्योंकि धमाकों के बाद जो शुरू हुआ वह और भी खतरनाक था। जांच, क्योंकि हर आतंकी हमला 2 बार वार करता है। पहली बार धमाके से, दूसरी बार सबूत मिटाकर, और इस बार दूसरा वार रोकना जरूरी था। क्योंकि अगर यह नेटवर्क बच जाता तो यह सिर्फ शुरुआत होती, अंत नहीं। अब धीरे धीरे नाम सामने आने वाले थे, चेहरे उजागर होने वाले थे, और उस जाल का सच सामने आने वाला था जो पटना की उस सुबह चुपचाप बिछाया गया था। लेकिन उससे पहले एक बार फिर उस दृश्य को याद करो। धुआं, चीखें, भागते लोग, और बीच में एक मंच जहां एक आदमी खड़ा है, न डरा हुआ, न भागता हुआ। और शायद यही वह पल था जिसने इस पूरे हमले की दिशा बदल दी। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर ये प्लान इतना बड़ा था तो ये पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब अब शुरू होता है। धुआं धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन कहानी अब साफ नहीं हो रही थी, बल्कि और गहरी होती जा रही थी। क्योंकि अब शुरू हुआ था असली खेल, जांच। आतंकवाद का एक नियम होता है, पहला वार धमाके से, दूसरा वार सच छुपाने से। और पटना में दोनों की तैयारी थी, लेकिन इस बार दूसरा वार उतना आसान नहीं था। कुछ ही घंटों में एजेंसियां एक्टिव हो चुकी थी,
लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस यूनिट्स और फिर केस पहुंचा देश की सबसे अहम जांच एजेंसी के पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब खेल बदल चुका था। अब ये सिर्फ ब्लास्ट केस नहीं था, ये एक नेटवर्क हंट बन चुका था। छापे शुरू हुए, फोन रिकॉर्ड निकाले गए, लोकेशन ट्रैकिंग हुई और धीरे धीरे भीड़ में छुपे चेहरे सामने आने लगे। नाम सामने आए, इम्तियाज अंसारी, हैदरी अली, मुजीबुल, नुमान अंसारी। ये सिर्फ आरोपी नहीं थे, ये उस जाल की कड़ियां थे जो पटना से कहीं बड़ा था। हर गिरफ्तारी के साथ एक नई परत खुलती गई, हर पूछताछ एक नया लिंक जोड़ती गई और फिर एक चीज साफ हो गई, यह हमला अचानक नहीं था, ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था। समय चुना गया था, जगह चुनी गई थी और सबसे जरूरी लक्ष्य तय था, नरेंद्र मोदी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा प्लान फिर भी पूरी तरह फेल क्यों हुआ? यहाँ से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है और इसे समझना जरूरी है। कारण नंबर 1, बम। ये सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस नहीं थे, ये क्रूड आईईडीज थे। मतलब इनका इम्पैक्ट लिमिटेड था। ब्लास्ट हुआ लेकिन डिस्ट्रक्शन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर ये हाई ग्रेड होते तो वही मैदान एक मास कैजुअलिटी जोन बन सकता था। कारण नंबर 2, मलफंक्शन। कुछ बम फटे ही नहीं। सोचो, अगर हर डिवाइस ट्रिगर हो जाता तो यानी प्लान बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर। कारण नंबर 3, भीड़ का बिहेवियर। यही सबसे बड़ा फैक्टर था। पूरी साजिश स्टैम्पीड पर टिकी थी, लेकिन वह स्टैम्पेड पूरी तरह हुआ ही नहीं। लोग भागे लेकिन टूटे नहीं। कुछ ने दूसरों को उठाया, कुछ ने रास्ता दिया, कुछ ने रुक कर देखा, क्या सच में खतरा है? और यही हेजिटेशन, यही कंट्रोल इस अटैक की सबसे बड़ी हार बन गया। कारण नंबर 4, मंच पर मौजूद व्यक्ति। जब धमाके हो रहे थे तो सबसे आसान क्या था? भाग जाना, रैली रोक देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंच पर मौजूद व्यक्ति नरेंद्र मोदी, उन्होंने भीड़ से कहा, शांत रहिए। और यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल काउंटर अटैक था, क्योंकि आतंकियों का हथियार था डर, और उस डर को वहीं उसी पर कम कर दिया गया। कारण नंबर 5, इन्वेस्टिगेटिव चेन। धमाके के बाद जांच रुकी नहीं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस को सिर्फ दर्ज नहीं किया बल्कि उसे खोल दिया। अरेस्ट्स, फोरेंसिक लिंक्स वाला कॉल डेटा, नेटवर्क मैपिंग, सबने मिलकर यह साबित कर दिया वो कि यार ये रैंडम ब्लास्ट नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक था। और यहीं पूरी कहानी एक नई दिशा लेती है, क्योंकि अब ये सिर्फ पटना नहीं रहा, ये एक केस स्टडी बन गया। कैसे पॉलिटिकल टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की जाती है। आतंकवाद हमेशा बॉडीज नहीं गिनता, वो इम्पैक्ट गिनता है। अगर उस दिन भीड़ टूट जाती तो, अगर स्टैम्पेड हो जाती तो, अगर बम फुल इंटेंसिटी पर फटते तो तस्वीर अलग होती, बहुत अलग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब अदालत का दौर शुरू होता है। सालों तक सुनवाई चलती है, गवाह आते हैं, सबूत रखे जाते हैं और अंततः एनआईए कोर्ट फैसला सुनाती है। 9 लोगों को दोषी ठहराया जाता है। कुछ को मौत की सजा, कुछ को उम्र कैद। बाद में अपील्स होती हैं, कुछ सजाएं बदलती हैं। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, ये साजिश वास्तविक थी, टारगेटेड थी और इसका मकसद साफ था। अब एक और चीज समझो जो इस कहानी को और गहरा बनाती है। इस हमले के बाद कई अफवाहें फैली, कई नैरेटिव्स बने, लेकिन जो चीज सबसे ठोस थी वह थी जांच, सबूत और अदालत। और यही वह चीज है जो इस कहानी को ग्राउंडेड बनाती है। अब आखिरी सवाल, क्या ये पूरी तरह जीत थी? नहीं, क्योंकि लोग मरे, लोग घायल हुए और ये सच कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर इसे कंपेयर करो उस प्लान से जो बनाया गया था, तो यह एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था। आतंकी स्टैम्पेड नहीं करा पाए, वे टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, वे रैली को रोक नहीं पाए और सबसे बड़ी बात, वे अपने अटैक को एक डिसाइसिव शॉक में नहीं बदल पाए। और यही इतिहास लिखता है, ये एक हमला था लेकिन अपने लक्ष्य में विफल। अब आखिरी बार उस दृश्य को देखो, गांधी मैदान, धुआं, लोग घायल और एक मंच जहां एक आदमी खड़ा है, न झुका हुआ, न डरा हुआ। और शायद यही वह पल था जो हमलावरों को सबसे ज्यादा चुभा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ फेलियर की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, क्योंकि कभी कभी इतिहास बच जाता है बस कुछ छोटी गलतियों से। और अगर उस दिन वो गलतियां वो न होती तो शायद आज हम ये कहानी एक बिल्कुल अलग तरीके से सुन रहे होते। यही उस दिन की असली सच्चाई है। उम्मीद है ट्यूब पेस्ट की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और हाइप दे सकते हो।